वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्रीकाल। तो आज के रिगार्डिंग हम लोग सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। तो इसके रिगार्डिंग जो हम लोग पहले ऑलरेडी एक लेक्चर में हमने पॉनी के रिगार्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज डिस्कस कर ली है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है हमने डिस्कस किए हैं। प्लेज क्या होती है, पॉनर क्या होता है, पॉनी क्या होती है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है फर्स्ट लेक्चर में। तो ये सेकंड लेक्चर है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही डिस्कस करने वाले रह गए थे हमारे, जो राइट्स एंड ड्यूटीज पॉनर के उसके रिगार्डिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेज एंड द बेलमेंट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूं पॉनर के राइट्स के रिगार्डिंग, पॉनर कौन है? वो पर्सन जिसने गुड्स अपनी प्लेज की है पॉनी को। तो पॉनर के राइट क्या है? सबसे पहला राइट है टू रिडीम द गुड्स। लॉ कहता है कि वंस द पॉनर हैज पेड ऑल द ड्यू अमाउंट टू द पॉनी along with his interest, then it is the right of the pawner to claim his goods back from the pawny, जिसको हम लोग रिडीम बोलते हैं। टू रिडीम द गुड्स, ये हमारा फर्स्ट राइट है पॉनर का। सो राइट टू रिकवर बैक द गुड्स बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेप्ट टू द पॉनी इज द बेसिकली रिडीम द गुड्स, हम उसको रिडीम द गुड्स बोलते हैं। सेकंड टाइम इंपॉर्टेंट है कि रिडम्पशन का टाइम क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि विद द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज फिक्स्ड, आपने रिडम्पशन का टाइम फिक्स कर दिया है। तो जब वो टाइम एक्सपायर होगा तो पॉनर उसको पेमेंट करके फटाफट अपनी गुड्स वापस ले सकता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉनर में एक्सरसाइज रिडम्पशन विद इन द टाइम सो प्रिस्क्राइब्ड। अगर टाइम एक्सपायर भी हो गया तो भी कोई इशू नहीं है, इन स्पाइट ऑफ डैट कि अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया तो पॉनी ने अगर गुड्स सोल्ड नहीं की, लॉ कहता है कि विद इन द टाइम, जो जिस टाइम के अंदर पॉनर ने कहा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, विद इन दैट टाइम पॉनर अगर पेमेंट कर रहा है तो वो अपनी गुड्स वापस ले सकता है। अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया और अगर पॉनी ने वो गुड्स सेल नहीं की तो स्टिल पॉनर हैज अ राइट कि वो अपनी गुड्स को रिडीम करवा सकता है। वो अपनी पेमेंट जो है वो करके, उसके इंटरेस्ट वो पे करके पॉनी को वो अपनी गुड्स वापस ले सकता है। सेकंड, इन्फोर्स पॉनीज ड्यूटीज। इट इज द राइट ऑफ द पॉनर कि अगर उसको लगता है कि पॉनी अपनी ड्यूटी सही जो तरीके से नहीं निभा रहा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ड्यूटी सही तरीके से पूरी नहीं कर रहा, तो वो जो है वो कह सकता है पॉनी को कि आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो प्रॉपर। सो द पॉनर हैज अ राइट टू इन्फोर्स द ड्यूटीज ऑफ द पॉनी। वो ड्यूटी को इन्फोर्स करवा सकता है इफ द पॉनी फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी। द थर्ड, टू रिसीव द इंक्रीज इन गुड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर वो फीमेल हॉर्स दे रहा है तो जब उसकी पोजीशन में, पॉनी के पोजीशन में वो गुड्स आ गई, तो वहां पे अगर वो बर्थ दे रहा है फीमेल हॉर्स बच्चे को, तो वो बच्चा जो हॉर्स का है वो भी आप उसको वापस करोगे क्योंकि वो अक्रीशन है। इट इज एन इंक्रीज इन द गुड्स। तो ये राइट है पॉनर के कि वो गुड्स जो उसने प्लेज किए उसके साथ अगर वो गुड्स में इंक्रीज हुआ है तो वो भी गुड्स वापस ले सकता है। देन राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ सेल। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पॉनी कि जब अगर उसने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो नोटिस जो है वो पॉनर को देगा विद इन रीजनेबल टाइम, 1 मंथ का होना चाहिए टाइम पीरियड। और सो दैट मींस इट इज अ राइट ऑफ द पॉनर एज वेल कि वो जो जब भी वो पॉनी उसको सेल करे गुड्स, इट इज राइट ऑफ द पॉनर कि वो उसके पास राइट है कि वो नोटिस ऑफ सेल का रिसीव करेगा। सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पॉनर टू पे द डेप्ट, द पॉनी हैज अ राइट टू सेल द गुड्स. That means that after giving a reasonable notice to the pony. So if the pony fails to give notice, the pawner has a right to recover the loss or damages incurred by him. तो आज जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर वो नोटिस पॉनी नहीं दे रहा और उस नोटिस ना देने के कारण अगर पॉनर को लॉस हुआ है तो वो पॉनर लॉस जो है वो पॉनी से क्लेम कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो हमारे राइट्स थे हमारे पॉनर के। अब ड्यूटीज क्या है हमारे पॉनर की? ड्यूटीज भी हैं भाई। अगर आपने पैसा लिया है तो वो पैसा वापस भी तो करोगे ना। तो पहली ड्यूटी क्या है? पे द डेप्ट। सो द ओनर इज लायबल टू पे द डेप्ट जो उसने पॉनी से लिया है। सेकंड, पे डेफिशिएंट ऑन सेल। लॉ कहता है कि अगर पॉनी को, अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पॉनर वो पेमेंट ना कर सका, पॉनी ने वो गुड्स सेल कर दी विद इन रीजनेबल टाइम, जो उसने नोटिस दिया उसके बाद उसने सेल कर दी और उस सेल के दौरान पॉनी को काफी लॉस हुआ, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर की वो जब सेल में जो लॉस हुआ है वो उसको देना पड़ेगा पॉनी को। ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ड्यूटी क्या है? पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर पॉनी ने उस गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस खर्च कर दिए तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू गिव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस टू द पॉनी।
ये भी इंपॉर्टेंट है। देन डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर, जब वो प्लेज कर रहा है गुड्स को तो उसको बताना होगा कि भाई मेरी इस गुड्स में क्या डिफॉल्ट है, क्या डिफेक्ट है। अगर मैं वॉशिंग मशीन दे रहा हूँ किसी को, प्लेज कर रहा हूँ, तो मुझे अगर पता है कि हाँ भी जब वो उसको यूज करेगा तो डेफिनेटली उसको इलेक्ट्रिसिटी शॉक होगा, अगर उसको करंट लगे तो वो मुझे पता है, तो आई हैव टू डिस्क्लोज द डिफॉल्ट इन गुड्स टू द मनी, तो वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको बताना पड़ेगा। सो फर्दर इंडेमनीफाई द पॉनी, अगर आपने वो डिफॉल्ट नहीं बताया, जो गुड्स में डिफॉल्ट था वो आपने नहीं बताया पॉनी को, और पॉनी को जब वो यूज कर रहा है या अदरवाइज उसके कारण उसको अगर लॉस हो गया गुड्स, अगर उसको डैमेजेस हो गए, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू इंडेमनीफाई द पॉनी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डिफेक्ट नहीं बता रहे, इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑफ द डिफेक्ट टू द पॉनर, एंड इफ यू फेल टू, सो पॉनी को अगर आप फेल हो गए बताने में, डिफेक्ट पॉनर नहीं बता रहा, तो अगर उसकी वजह से अगर कोई लॉस हुआ तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पॉनर, वो उसको इंडेमनीफाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्लेज एंड बेलमेंट के रिगार्डिंग, तो पहला इंपॉर्टेंट है पर्पस, दोनों का पर्पस अलग अलग है। फर्स्ट, अगर हम प्लेज की बात कर रहे हैं तो प्लेज का पर्पस क्या है, आई मीन नीड ऑफ मनी, तो उसकी वजह से जो गुड्स है उसको दे रहा हूं, वो किस पर्पस के लिए दे रहा हूं, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे रहा हूं। तो पर्पस क्या है, प्लेज इज नो डाउट, प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर a specific purpose, that is to provide a security for a loan to fulfillment of an obligation। तो जो मैं गुड्स दे रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी दे रहा हूँ, और जो मैं बेलमेंट की बात कर रहा हूँ तो बेलमेंट में भी फॉर द पर्पस अदर देन द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पर्पस के अलावा जो गुड्स अगर दी जाती है, लाइक सपोज मेरा टीवी खराब हो गया तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए दे दिया, ठीक है जी, मैंने अपनी कार किसी को सेफ कस्टडी के लिए दे दी कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ आप इसको रख लो, इट इज नॉट अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, इट इज अदर देन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ गुड्स तो प्लेज हो गई, मैंने किसी से पेमेंट लिया और मैंने उसको गुड्स दे दी, उसको सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी, वो प्लेज है। सिक्योरिटी के अलावा वो बेलमेंट है। सेकंड, सेल्स ऑफ गुड्स को सेल करने का राइट कहां पे है, तो पॉनी के पास अगर बात करें तो प्लेजी हैज अ राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स प्लेज्ड ऑन डिफॉल्ट ऑफ पॉनर। अगर पॉनर पॉनी को पेमेंट नहीं कर रहा, देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेसिक, इट इज अ राइट ऑफ द पॉनर पॉनी कि वो एक रीजनेबल नोटिस देने के बाद उस गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बेलमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो कोई राइट नहीं है बेली के पास उस गुड्स को सेल करने के लिए, वो गुड्स को रिटेन करके अपने पास तब तक रखेगा जब तक जो बेसिकली बेलर जो बेलर है वो पेमेंट नहीं कर देता बेली को, ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, यूज ऑफ गुड्स, इन दोनों में यूज ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग भी डिफरेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेजी है वो गुड्स को यूज नहीं कर सकता, जो उसको प्लेज की गई है गुड्स वो उसको यूज नहीं कर सकता, तो प्लेजी मींस द पॉनी हैज नो राइट ऑफ यूजिंग प्लेज्ड गुड्स, बट मोreover in case of bailment can use the goods bailed as per the terms of the contract, ठीक है जी। वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के अकॉर्डिंग, हालांकि ये डिफरेंस माना नहीं जाता लेकिन वहां पर दिया हुआ डिफरेंस, क्योंकि मैं इसको डिफरेंस नहीं मानता, क्योंकि अगर प्लेज के रिगार्डिंग है, प्लेज में भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना कि ठीक है आप यूज कर लो गुड्स, लेकिन स्टिल इसको डिफरेंस माना गया है कि प्लेज में वो जो प्लेजी है पॉनी है, ही कैन नॉट यूज द गुड्स, एंड मोर इन केस ऑफ बेलमेंट द बेली वो है जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस गुड्स को यूज कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो प्लेज के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सेकंड जो चैप्टर भी इतना सा था, एंड मोरओवर जो टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग एजेंसी स्टार्ट करेंगे, एजेंसी खत्म करने के बाद जल्दी जल्दी हम लोग पार्टनरशिप कवर करेंगे, सेल्स ऑफ गुड खत्म करेंगे, देन उसके बाद हम लोग टीपीए करेंगे। टीपीए खत्म करने के बाद, क्योंकि मैं आईपीसी और सीआरपीसी के लिए काफी टाइम रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने वो शुरू कर दिया तो टाइम काफी लगेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बीइंग एज ए प्रोसिक्यूटर, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको प्रैक्टिकली वर्जन उसके साथ में करवाता रहूँ, इंपॉर्टेंट केस वो बताऊँ, ठीक है जी, कैसे प्रैक्टिस चलती है हमारे कोर्ट में वो भी आपको बताऊँ, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए सबसे पहले मैं जो ये सब्जेक्ट्स है वो सिविल के मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो 3 सब्जेक्ट्स रह गए हमारे एज यूजुअल, उसके बाद क्रिमिनल के बाद जो बच गए एज पर योर डिमांड्स हम लोग वो सब्जेक्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। सो प्लीज इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना प्लीज, ठीक है जी। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते रहो, ठीक है। किसी को अगर डाउट है तो वो डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश आप खुद करो। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।